तो इस वक्त हम जिस जगह पर बैठे हैं, हमारे पीछे अगर आप जाएं, वैसे आप देख तो नहीं पाओगे लेकिन वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, गंगा नदी है। और गंगा नदी के घाट पर हम मनमोहन संगर जी के ऑफिस पर बैठे हैं और मनमोहन संगर जी की जीवनी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मनमोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बीए टीवी में। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बारे में अगर आप थोड़ी सी हमें जानकारी दें, उसके बाद हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। जी, मुझे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करते करते करीब 45 साल हो चुका है। 14 अगस्त 81 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। शुरुआत में 36 ईयर तक मैं LIC में चीफ एडवाइजर रहा। मेरी अपनी टीम थी, उनके साथ काम किया। करीब 20 साल से मैं म्यूचुअल फंड में काम कर रहा हूँ और 15 साल से मैं यहाँ पे स्टार हेल्थ में सिटी हेड भी रहा हूँ और अभी केयर और टाटा के साथ भी मैं काम करता हूँ। मेरा अब जो पिछले 15-20 साल से उद्देश्य है वो काम करने के साथ साथ जो नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं उनको गाइड करना, उनको ट्रेन करना, उनको काम सिखाना। किसी को रोटी खिलाने की जगह उसको रोटी कमाना कैसे आना है, अगर हम ये सिखाते हैं तो बहुत अच्छा। तो क्यों ये मकसद आपके दिमाग में क्यों आया कि अब मुझे जो है इंडिविजुअली काम करने से ज्यादा लोगों को सिखाना, ये क्यों ख्याल आया? देखिए, मेरा जन्म ऋषिकेश में हुआ है, जो देवनगरी है और पूरा उत्तराखंड बहुत पवित्र माना जाता है। तो जब मेरा जन्म यहाँ हुआ है, स्कूलिंग यहाँ हुई है, तो शायद कुछ संस्कार तो मुझे इस जमीन पे आए। हमें हमारे जो जिन कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जिस लाइन में काम कर रहे हैं, उससे जो मिला है, हम अपनी कम्युनिटी और अपनी इंडस्ट्री को क्या वापस कर सकते हैं। आप अपने लिए काम करते हैं तो नेचुरल आप अपने लिए पैसा कमाते हैं। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिया या आपने अपने देश को क्या दिया, मेरी नजर में हो जाती है कि आप अपना तो डेवलप कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, साथ साथ वर्किंग हैंड जो है देश के, अगर हम बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो थोड़ा सा हमारा ये कंट्रीब्यूशन देश के लिए करना चाहिए। मनमोहन जी, आपने बताया 45 साल पहले आप आए इस इंडस्ट्री में? 81, हाँ, 14 से करीब करीब 43 इयर्स हो चुके हैं। उसके पहले आप क्या करते थे? और नहीं, मैं इसी इंडस्ट्री से मैंने अपना काम शुरू किया है। कैसे आप आए इस इंडस्ट्री में? बस एक एडवर्टाइजमेंट मुझे कहीं मिला, उसमें 3 चीजें हैं मुझे जो मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि इंश्योरेंस की लाइन में आप अपने बॉस खुद हैं। आपको कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, आपसे डिस्कस कर सकता है, आपको सलाह दे सकता है, लेकिन आपको कोई ऑर्डर नहीं कर सकता कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। दूसरा, आपने अपना कितना टाइम इस लाइन में कंट्रीब्यूट करना है ये आपके हाथ में है। जरूरत पड़ने पे आप 20-22-24 घंटे भी काम कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो 5-7 घंटे में भी अपना काम समेट सकते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं, प्लान में चल रहे हैं, तो 5-6 घंटे का टाइम पर डे काम करना कम भी नहीं है। टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज होना चाहिए, टाइम किल नहीं होना चाहिए। तो तीसरी चीज जो मुझे उसमें लगी एडवर्टाइजमेंट में कि आपको कितना रुपया कमाना है, उस चेक पे आप अपने साइन खुद करते हैं। यानी कि आपकी महीने की जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा। तो मेरा पर्सनल शौक भी था कि मैं मैक्सिमम टिक के काम नहीं कर पाता। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, नए नए लोगों से बहुत मिलने का शौक है। तो मैंने देखा कि जो मेरी हॉबीज हैं वो भी इससे पूरी हो रही है।
और इसकी जब मैंने टेस्ट देखी, एक्चुअली तो 5 सितंबर है, टीचर डे है, तो जो जो मेरे साथ में मेरे बुजुर्ग, मेरे अधिकारी साथ में रहे, उनका बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है, बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला है। उसी की बदौलत मैं समझता हूँ कि आज मैं लाइफ में कुछ करता हूँ। तो आपने वो जो एडवर्टाइजमेंट देखी थी वो LIC की थी? LIC के एक विकास अधिकारी थे, श्री RP भारद्वाज, उन्हीं के थ्रू मैं इस इंडस्ट्री में आया। और बाय द वे वो मेरी मिसेस के रिलेशन में भी हैं, बाद में रिलेशन में भी आ गए। अच्छा। तो आपने जब काम करना शुरू किया, LIC में काम करना शुरू किया, तो इसमें तो कई सारे खराब एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। मीन्स कस्टमर एक्वायर करना, तो हर कोई कस्टमर तो आपका बन नहीं जाता है। ठीक है, एक्चुअली कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं किसी कस्टमर का जो कि अच्छा ना हो और चैलेंजिंग हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि हम अपना प्रोडक्ट क्या है। हमारा प्रोडक्ट कोई विजुअल नहीं है, उसको आप लिक्विड में नहीं रख सकते, सॉलिड में नहीं रख सकते, गैस में नहीं रख सकते। एक थीम है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम चेक करते हैं। आपकी अपनी स्टडी अगर सब्जेक्ट पे अच्छी है तो मैं नहीं समझता कि कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो या ना हो, वो चीज है। प्रोडक्ट बिके ना बिके वो बात अलग है, लेकिन वो घर जाके एक बार सोचेगा जरूर कि मैंने क्या कहा था, अगर वो ईमानदारी से बात सुनता है। किसी का कोई एक्सपीरियंस आपको याद आता है कि ये मेरे कस्टमर था, उसके आगे तो मैंने मतलब उसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नेगेटिव ही रहा, लेकिन फिर आगे चल के मैंने उसको पॉजिटिव कर दिया? ऐसे बहुत से केस होते हैं। मैंने एक 18 अक्टूबर 2004 में एक LIC की पॉलिसी आई थी, जीवन प्लस, गुडी बेस थी। उसको 6 महीने में मैंने ऑल इंडिया टॉप किया था। 6 महीने में मोर देन 400 इंश्योरेंस केसेस और 16 करोड़ का समेशन और आपका लगभग 1 करोड़ से ऊपर का ईयरली प्रीमियम था, जिसमें सिंगल डिपॉजिट। और मेरा काम शुरू करते ही विद इन 1 और 2 मंथ जो है, मेरे एक परिचित की डेथ हुई, कार एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया। तो मेरे एक दोस्त रहे हैं एडवोकेट महावीर सिंह नेगी, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड आज भी हैं, उनके वो परिचित थे। तो उन्होंने कहा कि मनमोहन जी, आप थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको क्लियर करो, देखिए कैसे जाके होता है। और मैंने अपने अधिकारियों से बात करके पूरा प्रोसेस उसको करा। मैं लगभग 15 से 20 दिन में उनकी फैमिली को डेथ क्लेम दिलवा दिया। हाँ, एक्सीडेंटल केस था तो उनका AB जो एक्सीडेंटल बेनिफिट होता है वो थोड़ा सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस फाइनल रिपोर्ट आने के बाद में, तो 90 डेज से पहले चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती, उसके बाद हुआ। लेकिन उस फर्स्ट इंसिडेंट से मुझे पता लगा कि मैं मेरे हाथ में क्या है। मुझे एक चीज बताइए, जब कोई व्यक्ति आपके पास में आता है तो आप एग्जैक्टली क्या करते हैं उसके साथ? उसकी इंश्योरेंस प्लानिंग करते हैं या म्यूचुअल फंड का प्लानिंग करते हैं? म्यूचुअल फंड उसके लिए सजेस्ट करते हैं? व्हाट एग्जैक्टली यू डू? देखिए, जब भी कोई आदमी आता है, क्योंकि मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ, मैंने सभी इंडस्ट्री में काम किया है, तो मेरी एक तो हर कस्टमर से जब मैं बात करता हूँ तो मेरा 1 से 1.25 घंटा लगता है, और मैं एक टाइम में एक ही कस्टमर को बिठा के बात करता हूँ। मैं दूसरे कस्टमर को अलाउ नहीं करता कि वो हमारे दिल की बातें सुने, या जो कस्टमर है उसके फाइनेंशियल या उसकी फैमिली की बातें जनरलाइज नहीं होनी चाहिए, ये उसके और मेरे बीच में रहना चाहिए। लेकिन एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर सबसे पहला मेरा सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड हेल्थ के लिए आते हैं, लेकिन मैं फिर भी 15 से 20 मिनट उनको कहता हूँ कि फर्स्ट आप जो है टर्म इंश्योरेंस करें, और टर्म इंश्योरेंस भी आपकी एनुअल इनकम जो भी है उसका एटलीस्ट 20 टाइम्स होना चाहिए, कम से कम 20 गुना। बाकी सब कुछ हो सकता है, आप इन्वेस्टमेंट 6 महीने बाद कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी हफ्ता 10 दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन आज शाम को आपके 20 बच्चों के पास देने के लिए आपके पास क्या है?
ये सबसे जरूरी है, क्योंकि शाम के 6 घंटे भी लाइफ का कई बार बहुत बड़ा पार्ट होता है, और कल तो कभी आती नहीं है, जो है आज है और अभी है। तो जो इंसान इस चीज को समझ ले, तो मैं नहीं समझता कि उसको इंश्योरेंस में कभी वो मना करेगा। और मैं आपको बताऊं, मैं हालांकि 8-10 साल से इंश्योरेंस नहीं कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम कस्टमर को मैं टर्म इंश्योरेंस के लिए सजेस्ट करता हूँ। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में भी मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मुझे टर्म इंश्योरेंस समझाने में 4.5 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं मैं फेल गया हूँ। क्योंकि दिन निकला है तो सूरज तो चमकेगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। एक इंसान और उसकी फैमिली के लिए, क्योंकि अपने इंडियन सिनेरियो में अभी जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, कंबाइंड फैमिली नहीं रहती, और लाइफ तो रिस्की है। वो ये कहे कि वो आया था चला गया, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो साफ कहता हूँ कि दुनिया में हर इंसान आता ही जाने के लिए है, रुका कोई नहीं है। आने का और जाने का उसका टाइम कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो रुकेगा कभी नहीं, कभी ना कभी उसको जाना ही पड़ेगा। वो 10, 20, 50 साल बाद भी हो सकता है, और अगले 50 सेकंड के बाद भी हो सकता है। अब आप देखिए कि 11/9 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, करीब 3,000 आदमी मारा गया। बहुत से लोग उन बिल्डिंगों में थे, कोई रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई स्टेयर में रहा होगा। उनको क्या पता था कि अगले 2 सेकंड बाद कोई प्लेन आके उनको हिट करेगा, और उनको जिंदगी में सोचने का और बचने का वो मौका मिलेगा। ये लाइफ है। आप अभी जो लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जी। आप टर्म प्लान सजेस्ट करते मैं हैं? हाँ मैं वही कहता कि हम लोग, मैं टर्म प्लान के लिए उसको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो वो कई बार कहते हैं कि आप कर दीजिए, मैंने कहा मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं करूंगा नहीं। बेटर ये है कि आप किसी से भी करवाएं। अच्छा, मेरा फर्ज था आपको गाइड करना। आप मेरी तरफ से फ्री है, किसी से भी कराइए, अच्छे एक्सपर्ट से कराइए, जो आपको कल को प्रॉपर सर्विस भी दे पाए। अच्छा। आज मैं 63-64 की एज में हूँ, तो आपके पास एडवाइजर ऐसा होना चाहिए आपको 15-20 साल सर्विस देता है। तो आप नहीं करते हैं? नहीं, आप नहीं मैं करते? नहीं करता, तो फिर सजेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा फर्ज है, जो मैंने सीखा है वही मैं उससे अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आप क्या करते हैं? आप किस चीज की सर्विस देते हैं? मैं तो म्यूचुअल फंड और हेल्थ इंश्योरेंस। म्यूचुअल फंड और health insurance। टर्म इंश्योरेंस के बाद मेरा सजेशन तो ये होता है कि आप इमीडिएट इफेक्ट से एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जरूर कराइए, जो बहुत सस्ता है। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल डेथ कवर है, लेकिन मैं इसमें कुछ और भी देखता हूँ, परमानेंट डिसेबिलिटी। भगवान न करे कोई आदमी एक्सीडेंट की वजह से व्हील चेयर पे आ गया, तो कल को वो कहाँ से पैसा, यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस भी काम नहीं आएगा, क्योंकि आदमी तो जिंदा है, वो वर्क काम करने के लिए फिट है या नहीं, वो अलग चीज है। तो परमानेंट डिसेबिलिटी मेरी नजर में टर्म इंश्योरेंस के इक्विवेलेंट ही है, वो मैं करता हूँ, वो खुद करता हूँ। तो कोई संगत जी, आपको आपने लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, जी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराया है, टर्म प्लान आपने सजेस्ट किए हैं, कोई किसी कस्टमर का इतने सालों में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आता है कि भाई मेरी एडवाइजरी की वजह से इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ? फायदे तो हुए होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन कोई एक्सट्रीम फायदे वाला केस आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? देखिए, मैंने जिस सेगमेंट में काम किया है वो ज्यादातर HNI है। भगवान के जैसे वो पहले से बैठे हुए हैं, तो उसी सेगमेंट का बिजनेस मेरे पास आ रहा है। मैं ये कहूँ कि मेरे काम करने से उनको बहुत फर्क पड़ा होगा, तो मैं वो नहीं मानता। आज तक में जो आदमी को 20 करोड़ का आदमी है, 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे काम की वजह से उनको बिजनेस में बहुत फर्क पड़ा होगा। मेरी ज्यादातर जो क्लाइंटेज है वो डॉक्टर्स और HNI, लेकिन उनको भी वो अपनी लाइन के एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्योंकि आज उन्होंने पैसा कमाया हुआ है। वो चाहे रियल एस्टेट में है या डॉक्टर है, किसी भी लाइन में है, वो अपनी लाइन के एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हों, ये कुछ जरूरी है। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ।
आपके और हमारे परिवार कोई 10, 20, 50 साल से पैदा होने शुरू नहीं। आज से 5 जनरेशन पहले भी कोई था, 10 जनरेशन पहले भी कोई था, 25 जनरेशन, 50 जनरेशन पहले भी कोई रहा होगा, तभी आज हम उस सीक्वेंस में है। सिर्फ 3 कम्युनिटीज को छोड़ के, जिसमें नंबर 1 गुजराती है, जो इन्वेस्टमेंट क्या होती है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जिसे कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूसरा मारवाड़ी राजस्थान के, थर्ड जैन फैमिली में, वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है वो समझते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बाकी कम्युनिटी जो है सिर्फ खाने पीने पे और आज का सोचते हैं, वो कल का नहीं सोचते हैं। इसीलिए जनरेशन टू जनरेशन हमें काम करना पड़ता है। काम क्यों करना पड़ता है कि हर जनरेशन ने नई जनरेशन को पैदा किया, उसके लिए सब कुछ किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में, उनके लालन पालन में या उनको जो बेस्ट दे सकेंगे उन्होंने दिया होगा। अगर उनकी हिम्मत हैसियत नहीं रही होगी तो फिर उन्होंने कहीं ना कहीं से किया होगा, चाहे कर्जा लेके किया हो, पर नहीं किया तो फनिश। अगर आप 25 से 50 साल तक थोड़ी थोड़ी स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी लेके चलते हैं तो परिवार में इतना वेल्थ क्रिएशन हो जाता है कि 30, 35, 40 साल के बाद में परिवार का कोई मेंबर काम ना भी करे तो चलेगा, क्योंकि वो अपने बिजनेस से या फिर अपने एजुकेशन से जो पैसा कमाएगा उससे कहीं ज्यादा उसको रिटर्न उसकी इन्वेस्टमेंट आएगा। एक चीज मुझे बताइए संगत जी, तो 45 इयर्स हो गए आपको काम करते जी, करीब 45 साल हो गए। 45 साल में आपने कई सारी चीजों को ओवरकम करते हुए जो है आप कंसिस्टेंटली आज 45 साल तक बिजनेस कर रहे हैं जी। इन 45 सालों से आपने कई सारी चीजें सीखी होगी, यू नो, ये जितनी भी चीजें आपने सीखी है अगर इनको निचोड़ा जाए तो क्या चीज द बेस्ट लर्निंग क्या आपके सामने आती है 45 सालों में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर हम एक प्रोफेशनल के रूप में एक सर्विस में काम करते हैं तो हमारे टर्म्स कंडीशन क्लियर होती है, हमें कितना पैसा मिलना है दूसरे पर डिपेंड करता है। सर्विस करते हुए आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप इस महीने 50,000 कमा रहे हैं तो अगले महीने से आपको 5 लाख मिलने लग जाए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक प्रोफेशनल जो है वो अपने काम की बदौलत कोई भी लेवल अचीव कर सकता है। हालांकि हमारे परिवार में रियल एस्टेट था, अच्छा खासा था, लेकिन मैंने अपनी शुरुआत अकेले बेच कर की। और आप जिस घर में बैठे हैं, जिस ऑफिस में बैठे हैं, ये 89 में मैंने खुद ही बनाया सारा का सारा। लेकिन ये मैं कहूँगा कि मैंने ऑफिस फ्रंट संभाला, मेरा परिवार और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी वाइफ की। मैं घर के मामले में नहीं बोलता, ये मेरे बिजनेस का मामला है। सो मुझे एक चीज बताइए कि किसी भी बिजनेस में जो सबसे क्रुशियल पार्ट है वो मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय तक एक ही बिजनेस में टिके रहना। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट क्रुशियल पार्ट। आपको क्या ऐसा लगता है कि आप में क्या ऐसी बात रही या आपकी क्या ऐसी सोच रही जिसकी वजह से आप जो है इस बिजनेस में टिके रहे और आपने ग्रोथ भी हासिल की? देखिए, किसी भी प्रोफेशन में आप आते हैं तो जितने आप ओल्ड होते रहते हैं, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता रहता है। और एक ही लाइन की जब आप काम करते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज में दिन प्रतिदिन सुधार होता है। लर्निंग जो है एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, कभी भी ट्रेनिंग का पार्ट लाइफ में खत्म नहीं होता। रोज कुछ ना कुछ आपको पढ़ने सीखने को मिल जाता है। और इवन हर इंसान से छोटा हो या बड़ा हो, आप अगर चाहें तो कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। चलिए इसको मैं इसको दूसरे तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ। कई सारे लोग ऐसे हैं जो आधे रास्ते में डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई दूसरा काम शुरू कर देते हैं, तो दूसरा काम शुरू कर और एंड ऑफ द डे दे आर नॉट सक्सेसफुल। वो ऐसा क्यों होता है उनके साथ में, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट जो है आई थिंक 95-96% है।
जितने लोग आते हैं 95-96% लोग वेरी फर्स्ट ईयर क्लच करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रिलेशनशिप में या जाने वालों के साथ में काम करते हैं, वो सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं रखते, ना वो सीखना चाहते हैं। शुरुआत में वो 10-15-20 दोस्तों रिश्तेदारों का इंश्योरेंस वगैरह कर लेते हैं या डिपोजिट ले आते हैं, तो लेकिन उससे तो आपका पूरी जिंदगी काम नहीं चल सकता। जब तक आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी, आप होल्ड कर एक ऐसे आदमी से जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते, जब तक आप उससे बात करने में कामयाब नहीं होते, अपनी बात उसको समझाने में कामयाब नहीं होते, तब तक सक्सेस नहीं। नॉलेज हर फील्ड में पावर है, और हमारी फील्ड में तो नॉलेज का नहीं होगा। चलिए, एक तो चीज आपने बताई कि अननोन लोगों को मैं अगर अपनी बात समझा पाता, तो ये एक इस बिजनेस में टिके रहने वाली एक जो है बड़ी बात है। होल्ड करने। इसके अलावा आपको क्या लगता है, व्हाट इज द की टू बिकम सक्सेसफुल इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको जो भी ओपिनियन देनी है, जो भी सलाह किसी को देनी है, वो बहुत ईमानदारी से देनी चाहिए। अनजाने में कोई गलती हो जाए तो बात चलेगा, लेकिन जानते हुए आप किसी को गलत गाइड मत कीजिए। वो लाइफ का कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसको बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रखिए, नया नया सीखने की कोशिश कीजिए, और अपना एक्सपीरियंस जो है उसमें। आप नए नए लोगों को कैसे अपना कस्टमर बनाते हैं? कस्टमर बनाने की स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? इसमें हम लोग जितना भी काम करते हैं, हमारे पास कस्टमर के बात वही है कि मैं कस्टमर से जब पहली बार मिलता हूँ तो कैसे वो कस्टमर मिल कैसे जाता है आपको? वो कस्टमर रेफर्ड बिजनेस, रेफर्ड क्लाइंट से जो है वो लोग आ जाते हैं। दैट इज द ओनली वे ऑफ गेटिंग यू? हाँ, मैं समझता हूँ वो मेरे लिए काफी है। अच्छा, कोई काम करेंगे तो कोई लिमिट नहीं है। हमारा इंडिया में जो आई थिंक वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड है, एक सिंगल डे में 17,000 इंश्योरेंस पॉलिसी सेट करने का, तो इंडिया में अच्छा। 17,000 पॉलिसी लोग लाइफ में नहीं कर पाते, जो इंडिया में रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड है मिस्टर रितु नंदा के नाम से, जो आज नहीं है, और राज कपूर की बेटी थी और अमिताभ बच्चन की संबंध थी, एक्सपोर्ट करने की मालिक। तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं। एक हमारे मिस्टर शमशेर अली हुआ करते थे पटना में, मैं 1915 के आसपास की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में वो आदमी 22 से 25,000 पर मंथ कमाता था, आज से 120 साल। तो बहुत सारे बिजनेस हैं। और मैं एक चीज और भी कहता हूँ, जो मेरा अपना निचोड़ है लाइफ का, कि आप पैसे के लिए काम मत कीजिए, पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए, और पैसे को आपके लिए और मजबूत होने। इस दुनिया के आप किसी प्रोफेशन में हो, किसी बिजनेस में हो, तो उसमें पैसा कमाने के लिए 3 चीज चाहिए। सबसे पहले तो आप सर्वाइव करें, दूसरा आप फिजिकल फिट रहें। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी सीजन से पैसा कमाने लगती है, ऐसा कोई भी काम जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट जीरो हो, और आपको तब भी इनकम आ रही हो, जब तक वो स्टेज नहीं आती, मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज मान्य करेगी। वर्ल्ड में कोई भी लाइन, कोई बिजनेस, कोई सब्जेक्ट फॉर एवर नहीं है। उन्होंने मुझे सिखा भी दिया है कि आप सोच, आज से 5 साल पहले सोच सकते थे कि एविएशन इंडस्ट्री ग्राउंड हो जाएगी, 5 स्टार होटल्स इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, 4-4 महीने जो है उसमें एक भी कस्टमर नहीं आ पाए, कस्टमर घर से बाहर ही नहीं निकल पाता, तो जाएगा कहाँ से? लोगों के 3-3, 4-4 महीने में घर में हेयर कट इतने हो गए, बाल इतने बड़े हुए थे, वो सभी घर में थे, तो इनकम कहाँ से आएगी? आपका बिजनेस तभी सही चलेगा जबकि कोई बीमारी ना हो, आप फिजिकल फिट हो, समाज के हालात अच्छे हों, कभी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट की अगर आपकी इनकम है, तो
वो आपका हरा वक्त है। पहले हम लोग रियल एस्टेट में मान के चलते थे कि रेंटल इनकम, आपका ऑफिस है या आपकी शॉप किराए पे ली है तो वो भी एक परमानेंट इनकम हो सकती है। लेकिन कोरोना ये भी दिखा दिया कि वो इनकम भी फॉरएवर नहीं है। जब मॉल्स बंद है तो कहाँ से इनकम है। तो म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने, लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट कोई विद इन 1 और 2 डे में काम करने वाली नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें मिनिमम 20 से 25-30 साल लगते हैं इसका रिजल्ट आने। जैसे आप एक पेड़ लगाते हैं तो पेड़ आपका 2, 4, 6 महीने में फल नहीं देने लगता। आज पेड़ लगता है वो 20, 25, 30 साल बाद जाके बड़ा होता है, फल देने लगता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। इवन आपका, आपके जो किड्स हैं, आपके किड्स भी अगर आप सोचें कि आज पैदा हुए हैं 2 दिन बाद वो काम करने लग जाएंगे, पॉसिबल नहीं। वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, टाइम के साथ साथ एजुकेशन लेंगे, तब वो 20, 22, 24 साल बाद कुछ करने की स्थिति में होंगे। ऐसी इन्वेस्टमेंट भी होती है। टाइम तो लगेगा लेकिन रिजल्ट जरूर है। आपको क्या लगता है संगत जी कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन सा फाइनेंशियल एडवाइजर आप बोलेंगे कि ये सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर? बहुत सारे। ऐसी क्या चीजें? पहली बात तो यही है कि जो आदमी 1-2 साल बाद इस इंडस्ट्री में टिका हुआ है तो कुछ तो उसमें है। मैंने जो बोला है कि वेरी फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस में और म्यूचुअल फंड में ड्रॉप आउट जो है 95% से ऊपर। अगर वो 2 साल, 3 साल, 5 साल से काम कर रहा है तो इसका मतलब कुछ है। लेकिन हाँ, लोगों का विश्वास तभी होता है जब वो 5 से 10 साल इस इंडस्ट्री में रहता है, तब लोगों को लगता है कि नहीं, हाँ अभी इस साल से, इतने साल से काम कर रहा है, अब ये शायद इसी फील्ड में काम करेगा, तब आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा। तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में सक्सेस की परिभाषा यही है कि वो 5 साल काम करेंगे। उसका आप ये मान के चलें कि जब तक 5-10 साल का उसका पीरियड नहीं उसने काम किया तब तक उसकी सब्जेक्टिव फील्ड पे ग्रिप नहीं बने। वो विश्वास धीरे धीरे ही बनता है। संगत जी, आपकी एज क्या हो गई है? मेरी एज अप्रॉक्स 63 या 63 है। हाँ। So you are very young. यहाँ से यहाँ से आगे अब आपके क्या प्लान है, क्या विजन है, क्या करना चाहते हैं? कि मेरे साथ में बड़ी हैरानी होगी आपको सुन के कि मैंने 30 साल की एज में डिसीजन लिया था कि मैं 45 साल तक खुद काम करूंगा, 8 से 10 साल घंटे एक रोज काम करूंगा। मैंने किया भी। और 46 साल से 50 साल तक का मेरा सोच थी कि मैं 5 से 6 घंटे काम करता हूँ, 2 से 3 घंटे अपने लिए निकालता हूँ, ताकि जिंदगी की रेस में जो मैंने सिर्फ काम पे ध्यान दिया है वो मैं कुछ अपने लिए निकालूं, अपने परिवार के लिए निकालूं, अपने बच्चों के लिए निकालूं। और 50 साल के बाद में मेरा ये था कि मैं कोशिश करूंगा कि काम में 3 से 4 घंटे या 5 घंटे करूँ। तो मोहन के जैसे 14-15 साल से यही है कि मैं 4-5-6 घंटे ही काम करता हूँ। बाकी टाइम मैं फिर अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने परिचितों को, अपने दोस्तों को, अपने साथ। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट चले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। संगत जी, आप जो फाइनेंशियल एडवाइजर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहोगे? मेन तो ये एक सब्जेक्ट को समझें। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों होनी चाहिए ये आपको बताना है। और उसके साथ साथ फाइनेंस, दिक्कत ये है कि हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानते ही नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने नोबेल प्राइज का नाम सुना होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? नोबेल प्राइज। मिस्टर नोबेल, जिन्होंने गन पाउडर का आविष्कार किया, बारूद का, डायनामाइट का, उन्होंने कई देशों में अपनी फैक्ट्रियां लगाई और उनको बड़ा अभिमान था कि लोग मेरे को बहुत मानते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया।
कि लोग मेरे बारे में अच्छा ही सोचते होंगे। इत्तेफाकन एक शाम को अपने घर में बैठे हुए थे, तो एक अखबार उनके सामने आया, इवनिंग न्यूज के, उनके फोटो के साथ में उनके मिस्टर नोबेल की आज तक हो गई, और मिस्टर नोबेल खुद अपना न्यूज पढ़ रहे हैं कि मेरी डेथ हो चुकी है। ये बात उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने कहा चलो एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो घर से बाहर निकलते हैं, अपना गेटअप चेंज करते हैं, दाढ़ी मूंछ से जो भी उन्होंने करके बाहर निकले, तो देखा कि इतनी छोटी छोटी शॉप्स थी चाय वगैरह की, जहाँ पे आम पर लोग इकट्ठे होते हैं। तो एक आम राय ये थी कि अच्छा हुआ मर गया, उसने करा क्या, लोगों को मारने का आविष्कार ही तो किया। उसको बड़ी हैरानी हुई, तो वो सोचता था कि मैंने इतना बड़ा आविष्कार किया है, इतने लोगों को रोजगार दिया, लोग मेरे बारे में अच्छा समझते होंगे, लेकिन यहाँ तो एक आम राय जो है मेरे खिलाफ है। तो उनको एक टाइप से वैराग्य आ गया, उन्होंने धीरे धीरे अपनी सभी इंडस्ट्री शेयर कर दी। अगले दिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं जिंदा हूँ। उन्होंने सारा पैसा इकट्ठा करके एक नोबेल फाउंडेशन बनाया और नोबेल प्राइज की शुरुआत की। लेकिन नोबेल प्राइज फंड में एक चीज मेन रखी कि उन्होंने अपनी कैपिटल लॉस होने का प्रोविजन नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसका जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो जो मेरे फंड से यील्ड आएगा उसका 50% खर्च किया जाएगा और 50% उसमें री इन्वेस्ट होगा। शुरुआत में दो ही फील्ड के लिए, डॉक्टर्स के लिए और एक सोशल वर्कर के लिए ही रखा गया था नोबेल प्राइज, और $5,000 वो प्राइज में दिया करते थे एक आदमी को। अब धीरे धीरे 12 से 15 डिफरेंट फील्ड्स में नोबेल प्राइज हर साल दिए जाते हैं, और लगभग $1.5 लाख के आसपास आज की तारीख में हर एक को मिलता है। क्यों? उसका फंड का साइज इतना हो गया है कि उसकी रिटर्न बहुत अच्छी आने लगी है। नोबेल प्राइज की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए भी यही कंडीशन कि जो मेंबर होंगे वो अपना खर्चा खुद उठाए, और जो फंक्शन है उसका भी सारा खर्चा स्पॉन्सर होगा, हमारे यील्ड से पैसा नहीं देगा। तो कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। कैपिटल से मतलब आप अगर आप फल खाने के लिए पेड़ ही काट देंगे तो फिर आप कितनी बार फल खाएंगे। अगर आप एक पेड़ के फलदार पेड़ जो है उसके फल खाते रहे तो वो पेड़ 10, 20, 50 साल चल सकता है। और आपने रोटी खत्म कर दी तो फिर तो कुछ नहीं। यही लाइफ में भी होता है कि हम कैपिटल नहीं बनाते, कमाया खर्च कर दिया, हो जाएगा देखा जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है। यही इंसान की लाइफ में चलता है। बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में मैंने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन ये जो छुपी हुई कहानी थी और इसका इम्पोर्टेंस भी समझ में आता है, जो नोवेल आपने बताया कि किस प्रकार से जो है वो आज वो फंड इतना बड़ा हो गया है बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 125 साल हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो मिस्टर मनमोहन संगर जी, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में पता चला, आपके विचारों के बारे में पता चला, और आपके काम करने का तरीका उसके बारे में पता चला। अगर इन सारी चीजों को थोड़ा गौर से देखा जाए तो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। संगर जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इंटरेस्ट लिया हमारे साथ में अपनी जिंदगी के बारे में बताने के लिए, और हमें बहुत कुछ सीखने मिला है आपसे। थैंक यू। ये हमारा LIC कॉन्सेप्ट है। LIC में भी लाइफ फंड बना हुआ है। अच्छा। ये जो मॉडल हम लेते हैं उसको हम लाइफ फंड में डालते हैं, उसके इंटरेस्ट से जो है हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों की इंडस्ट्री में इस टाइप के एक्सपोजर बहुत कम मिलते हैं। अगर इस टाइप के प्लेटफॉर्म मिलते हैं तो हर एक व्यक्ति को हर हालत में जरूरी इसको अटेंड करना चाहिए। हमें कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना चाहिए, दुनिया में देखना चाहिए कि दुनिया कहाँ उड़ान है। तो हमारी इंडस्ट्री में भी क्या क्या हो रहा है वो हम जब तक नई नई चीजें नहीं सीखेंगे
तब तक नहीं जानता। इस टाइप के जो फंक्शन है वो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत फायदेमंद है, और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ज्वाइन कर सकें अच्छी बात है। थैंक यू सर। अपने बच्चों को जो है वो इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं बनाना चाहता है या फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना, ये ऐसा कोई करियर जो है किसी ने इंडिपेंडेंट चूज नहीं किया अपने बच्चों के लिए। तो आपके पति जो है वो जब आपने उनसे शादी की उस वक्त वो इंश्योरेंस एडवाइजर थे या कुछ क्या था वो माहौल क्या था, और कैसे आपने जो है ये सोच लिया कि भाई ये तो हमें बहुत अच्छा जिंदगी दे देगी, क्या था माहौल वो बताइए। तभी इंश्योरेंस नहीं है, अच्छा उनका काम इंश्योरेंस का ही था, लेकिन मैंने ये सोच के नहीं शादी करी थी कि इंश्योरेंस नहीं है, कुछ अच्छा कैरियर ढूंढने वाला है। मुझे तो ऋषिकेश से प्रेम था, इसीलिए मैं आ गई। अच्छा सच्चाई यही है। अच्छा लेकिन जब फिर मैं थोड़ी स्पिरिचुअल थी शुरू से ही, तो जब मैंने इनका वर्क देखा, इनका काम देखा, इनको जब काम करते थे और बाई चांस कोई क्लेम होता था, तो जब ये क्लेम देने जाते थे और लोगों की आंखों में आंसू थे, और जब ये चेक पकड़ाते थे तो मुझे लगता था ये स्पिरिचुअल काम है। बहुत और उनकी जिंदगी में जब उनके हस्बैंड नहीं रहते थे या कोई कमाने वाला नहीं रहता था और ये देख के आते थे चेक, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता था कि आप बहुत बड़ा काम करते हैं, क्योंकि उनका दाना पानी चलेगा, इससे रोटी चलेगी, बच्चों की एजुकेशन चलेगी, तो मुझे हमेशा से प्राउड है। प्लस इनकी ईमानदारी पे मुझे बहुत प्राउड है, ये बहुत ऑनेस्ट है, सारी जिंदगी इन्होंने ऑनेस्टी से किया। मेरे 2 बच्चे हैं, आज वो दोनों वेल सेटल हैं, एक कनाडा में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, 15 साल से है। तो मेरे बच्चों में भी ऐसे संस्कार है, बहुत ईमानदार, बहुत संस्कारी बच्चे हैं। जो भी उनसे मिलता है तो खुश होता है कि बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं हम लोग। हमने ईमानदारी से जिंदगी काटी है, और मुझे बड़ा प्राउड है कि आज ये अपने फील्ड में मास्टर हैं, इनको सब जानते हैं, इनकी इतनी इज्जत है, सम्मान है, और सबसे बड़ी बात ऑनेस्ट है। तो क्योंकि ये बहुत ऑनेस्ट है, इसलिए कहते ना पंजाबी से आपने बहुत दिला है। और अगर मान लो इनमें ऑनेस्टी ना होती तो शायद मेरी जिंदगी दुभर हो जाती, क्योंकि मुझे पैसा कितना ये वैल्यू लगता है, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाता है वो बहुत लगता है। तो इसीलिए मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। मैंने चलते फिरते भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ इनको देखा, और इसीलिए मैं इनको बहुत बेहद सब लोगों से ऊपर रखती हूँ। और सच्चाई है ये, क्योंकि मैंने देखी है बहुत सारे पैसे वाले लोग देखे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा होता है, लेकिन वो बात नहीं होती जो एक ईमानदारी। मैं कहती हूँ कि ठीक है करोड़ों रुपया है आपके पास, लेकिन ईमानदारी की 2 रोटी खाने की वो ज्यादा वैल्यू लगती है, और इसीलिए मैं इज्जत करती हूँ, मैं बहुत प्राउड करती हूँ अपने हस्बैंड को। और इन्होंने तो खैर माशाल्लाह बहुत ज्यादा फाइनेंस में और ये म्यूचुअल फंड में उपलब्धियां हासिल करी। आज हर बंदा, ऋषिकेश का सबसे टॉप बंदा भी यहाँ आके बैठता है और इनसे एडवाइस लेता है, तो मुझे प्राउड फील होता है। बच्चे प्राउड करते हैं कि हमारे फादर आज इस लेवल पे हैं कि हमें पहचान होती है कि हाँ भाई ये मनमोहन चटर्जी के बच्चे हैं। तो ये गंगा मैया की कृपा है, आप सबका प्यार है, और मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इनकी वाइफ हूँ। थैंक यू सो मच। संगत जी, आपकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तो ऋषिकेश में रहना नहीं थी। तो ये क्वालिफिकेशन के बदले आपको मेडल मिली। हाँ सच में भाई साहब, जब मेरी जब शादी की बात चल रही थी तो बड़े सारे रिश्ते आते हैं, हर लड़की के आते हैं। मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो वो उसी हिसाब से ही मतलब चूज करते थे कि भाई हाँ लड़का एक ही एक है, यहाँ शादी कर लो, बहुत है, हमारी भी बहुत चली है, हमारा भी सब। लेकिन मेरे को एक ये था कि मुझे ऋषिकेश ही जाना। और आज जब मैं गंगा जी पे जाती हूँ, साधना करती हूँ, ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे लगता है कि पहले शुरू में सोचती थी कि क्योंकि मैं अमृतसर से आई हुई हूँ, यहाँ पर कोई है ही नहीं इतना ज्यादा, तो मुझे लगता था मतलब
अजीब, मतलब बहुत कम लोग थे। आज तो बहुत रश है, आज तो बहुत आगे जा चुका है ऋषिकेश, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो बहुत कम, कोई कोई बंदा निकलता था यहाँ से। तो मैं सोचती थी हाय कितना थका हुआ है शहर, क्या करूं मैं। लेकिन जब मैंने यहाँ इस घर में शिफ्ट किया, जितने में मेरा बेटा हो गया, एक छोटा सा बच्चा, भगवान ने नन्हा सा फूल डाल दिया मेरी झोली में, तो मैं वो भी शुक्र करती हूँ गंगा मैया का। तो फिर मैं गंगा जी पे जब जाती थी, जाके बैठती थी, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता। और आज मैं मतलब इतने सालों से जब मैं वॉक करती हूँ या मेडिटेशन करती हूँ, और साथ में इनका साथ, इन्होंने आज तक, मैं ऋषिकेश में कैलाश आश्रम शुरू किए, कैलाश आश्रम की शिक्षा रही हूँ, योगा करती हूँ मैं, योगा में हमने किया। तो इन्होंने कभी भी मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करी कि मेरे अगर मैं मान लो कैलाश आश्रम जा रही हूँ, क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, तो इन्होंने कभी मेरी जिंदगी में ये नहीं कहा कि तुम नहीं जाओगी, तुम ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी। बहुत इंडिपेंडेंट उसको रखा, बहुत प्यार से रखा, बहुत इज्जत से रखा। तो मैं बहुत अपने आप को समझती हूँ कि गंगा जी शायद इसीलिए लेके आई थी मेरे को यहाँ पर, कहाँ अमृतसर, कहाँ पंजाब की धरती, वो भी सूफियों की धरती है, मेरे को प्राउड है वहाँ तो मेरा जन्म हुआ। लेकिन यहाँ भी ऐसी ही जगह मिली मुझे, तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ भी, और फाइनेंशियल एडवाइजर लोगों की जिंदगी पर ही मैं जो है चर्चा करते रहता हूँ। और ये चीज बार बार निकलती है कि भाई एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, उससे कोई लड़की की शादी करना चाहेगी, कोई डॉक्टर से करेगी, इंजीनियर से करेगी। लेकिन मैंने पहली बार ऐसा सुना कि कोई ऐसा भी सोचता है कि ये स्पिरिचुअलिटी का काम है, और मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, इसीलिए मैंने जो है ये रिश्ता एक्सेप्ट किया। मेरे को सच में एक बार क्या हुआ कि एक बंदा बिल्कुल, उसको शायद बुरी लगी थी, कुछ ऐसा केस था, तो मैंने इनको देखा कि ये कर क्या रहे हैं, ये रात भर सोए थे। मैंने कहा मैं बड़ी परेशान, तब मेरी नई शादी हुई थी, तो मैंने कहा ये क्या हुआ है, तो ये मेरे को बताया तो है ना, क्योंकि इनको लगता था मैं टेंशन में आ जाऊंगी। तो ये सारी रात ऐसे घूमते रहे, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये क्यों परेशान है। तो मेरे को अगले दिन इन्होंने उठ के कहा कि मैं चाहता हूँ 3 दिन ये बंदा और जिंदा रहे। तो मैं हैरान थी, इसलिए कि इसकी किस्त जमा नहीं, मैं करवा के आऊंगा तो क्लेम मिलेगा, चेक में पास ही जमा करनी पड़े, वो चेक में मेरे को पास से जमा करनी है। लेकिन ये मतलब उसको गोली लगी कि डेथ ना हो जाए, तो इनके हर काम में 2 दिन छुट्टी थी, शनिवार वाली छुट्टी थी, बड़ा परेशान वर्किंग डे जो है, हाँ कुछ ऐसा था। और हरिद्वार में था, और मेरे को बड़ा मतलब इतना लगा कि ये बंदा क्या है भाई है। और ये भी हमारे पास बहुत सिस्टम है, हम तो बहुत डाउन टू अर्थ रहे हैं, और आपको पता ही है उस फील्ड में पहले धीरे धीरे ग्रो होता है, ये कोई ज्यादा तो है नहीं है। तो फिर भी इनकी सोच में मैं मतलब मैंने वही कहा ना कि इनकी सोच इतनी ऊंची थी, तो मेरे को हमेशा लगता था कि अरे कमाल है। और ये करवा के आए, उस दिन मैंने इनके फेस पे इनके इतनी स्माइलिंग और इतनी सेटिस्फेक्शन देखी, मैंने कहा कमाल है, हो गया, हाँ जिंदा है कि जिंदा है। उसके बाद 2 साल जिंदा रहा, लेकिन उसकी किस्त जमा करा दी ताकि उसको क्लेम मिल सके कि कल को कुछ हो जाए तो कुछ ऐसा ना हो जाए इसके साथ, क्लेम ना। मैंने शायद आपकी बात सुन ली होगी। हाँ वो बहुत और बहुत ज्यादा ये टेंशन में रहे। जब उसको मिले हॉस्पिटल में तो उसने कहा वैसा मेरे प्रिज्म हो गए, मैंने कहा नहीं कर चुका बहुत ज्यादा। और मैंने एक बंदे को तो देखा, हम लोग गए और उसके शायद हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो इन्होंने जैकेट जैसे पकड़ाया ना, वो बंदी ने ऐसे अपनी चुन्नी उतार के ना इनके पैर में रखने लगी, ये छोटे से थे, ठीक है ना, नहीं आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कहते आपने ना हमारी जिंदगी जीने का सहारा दे दिया। तब ये सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है। और आज तो भगवान की कृपा से बहुत इनको नॉलेज है, और मुझे प्राउड है कि इनको अपने फील्ड की पूरी नॉलेज है, और बड़ी ईमानदारी से। देखो हमारा इंश्योरेंस फील्ड नहीं है, हमारा म्यूचुअल फंड का है काम, और फिर भी इन्होंने टर्म इंश्योरेंस करवाना जो बंदा हमारे यहाँ आ गया कहेंगे कि भी करवा लो चाहते, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। उसके बाद म्यूचुअल फंड का जो भी सिस्टम होता है सिर्फ कर सकता है, या उसमें कैसे इन्वेस्ट करना वो ये गाइड करेंगे, लेकिन पहले जो वो कहेंगे कि आपको ये करवाना चाहिए, और कहीं से भी करवा लो, हमारा उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ
प्राउड है मुझे कि मैं इनकी वाइफ हूँ और बस अब ये अभी भी भगवान की कृपा मेरे है। जो कई क्लाइंट्स की डेथ हुई थी तो ठीक है, एज ए प्रोफेशनल मैंने उनको क्लेम दिलवा दिया, अलग बात है। मैं उसके बाद भी उस परिवार के साथ में 20-25 साल 30 साल तक जुड़ा रहता हूँ। राइट ये ये हमारे ये तो अच्छा है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप कर लो, ठीक है ना? वीरांगना से मिलवा दिया आपको। वही बोलने वाला हो गए। और आपका इंटरव्यू जो हुआ है, आपने जो बातें की है, उसमें से अभी बहुत लोगों का भला होने वाला है। बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हैं जिनको बहुत सारी लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है ये बोल के कि इंश्योरेंस एजेंट है, उनका भला हो जाएगा। चलिए, यस सर, बोलिए। यस, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि बीइंग ए प्रोफेशनल हम लोगों ने बहुत सारे डेथ क्लेम दिलवाए, बहुत सी मैच्योरिटियां, बहुत से लोन, बहुत से सरेंडर दिलवाए, लेकिन डेथ के बाद भी मेरी कोशिश होती है कि मैं उस परिवार के लोगों से साल में एक बार जरूर मिलता हूँ। कई परिवार मेरे 20, 25, 30 साल से करते हैं। अगर उस परिवार में कोई प्रॉब्लम है और मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा रिलेशन एक लॉन्ग टर्म का है। दुर्भाग्य से वो व्यक्ति ज्यादा लंबे समय नहीं जी पाया, लेकिन हमने एक परिवार के वेलफेयर के लिए अपना काम किया था, तो उसके बाद भी मेरी कोशिश होती है कि जो उनके लिए किया जा सके वो किया जा सके। बहुत बढ़िया। सो संगत जी जी, एंड फैमिली, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे विचार हैं आप लोगों के और डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।